हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट इन लव। तो हम लोग घटना चक्र कर रहे हैं जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। तो पॉलिटी में है आज के सेशन, जिसमें कि इसका नाम है लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर लोकपाल महत्वपूर्ण आयोग लिखा है। तो इसके हम लोग देखते हैं नोट्स को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु बनाई गई संस्था को ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना 1809 में स्वीडन में हुई थी। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जन शिकायतों के निवारणार्थ ओम्बुड्समैन के समकक्ष लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति के तहत केंद्रीय स्तर पर लोकपाल एवं राज्य के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। देखिए याद रखिए, केंद्र में है देखिए लोकपाल है और राज्य में लोकायुक्त। ये संस्थाएं गैर संवैधानिक दर्ज वाली वैधानिक निकाय है। उपर्युक्त अधिनियम के तहत केंद्र स्तर पर लोकपाल संस्था के अंतर्गत एक अध्यक्ष और 8 से अधिक सदस्यों का प्रावधान किया गया है। लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया है तथा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, देखिए नाम याद रखिए, पिनाकी चंद्र घोष, और इसके प्रथम अध्यक्ष बने हैं। ओके, और फिर इसके बाद आते हैं 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। ध्यातव्य है कि बाद में वर्ष 1967 के हनुमंतैया को पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय संसद के लोकपाल में विधेयक सर्वप्रथम 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर। भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 में हुई। ध्यातव्य है कि उड़ीसा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त से संबंधित विधेयक 1970 में पारित किया था, मगर वहां इसे वर्ष 1983 में लागू किया गया। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त आयुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, जो उसे विधानमंडल को दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाता है। वर्ष 1993 में गठित बोहरा समिति, देखिए याद रखिए, बोहरा समिति का संबंध राजनेताओं और अपराधियों के बीच गठजोड़ की जांच करने से था। राजमन्नार आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। 28 सितंबर 1993 को अनुच्छेद 123, देखिए याद रखिए, अनुच्छेद 123 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया। याद रखिए, ये अध्यादेश जारी करने का शक्ति राष्ट्रपति को, जो कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है। और फिर उसके बाद ध्यातव्य है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 28 सितंबर 1993 से प्रभावी किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की गठित समिति का शामिल है प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं तथा राज्यसभा के उपसभापति भी होते हैं उसमें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्ति मात्र सलाह प्रकृति की होती है। याद रखिए, ये कोई इस पर कोई बाध्यकारी नहीं होता है, बल्कि सिर्फ सलाह देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है, देखिए यहाँ पर सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने के पात्र बनाता है। संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों संबंधी मुख्य आयुक्त को भी आयोग के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन पहले से ही इसके सदस्य होते हैं।
आगे आता है संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों के अध्यक्षों एवं सदस्यों की पदावधि को 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष किए जाने की प्रावधान किया गया है। यह संशोधन अधिनियम राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने के पात्र होंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या यहाँ पर 1 है, देखिए यहाँ पर, तो हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था पिनाकी चंद्र घोष, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिनाकी चंद्र घोष। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था, तो किसने दिया था? तो ये प्रशासनिक सुधार आयोग ने, ARC का जो रिपोर्ट होता है प्रशासनिक सुधार आयोग ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि सही उत्तर चुने। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? तो वही सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-67 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है ओम्बुड्समैन का भारत, वही देखिए उसी को लोकपाल कहते हैं, तो का भारतीय प्रतिमान है, तो यह है लोकपाल का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में किस आयोग समिति ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था? तो वही है प्रशासनिक आयोग, ARC जिसको बोलते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 आता है प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संतुष्टि के अध्यक्ष थे, तो वो कौन थे? तो ये है मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो ये रखा गया था 1968 में। 1968 में किसका वो था बताइएगा आप लोग, उसमें मतलब PM कौन था? आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8 लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो कथन 1 है लोकपाल सभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पूरा स्थापित किया गया था। दूसरा कथन है श्री P चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा इसे पूरा स्थापित किया गया था। तीसरा है इसे अस्थायी समिति को भेज दिया गया था। और फिर चौथा इसमें है सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमज़ोर कहा गया। तो देखिए इसमें सही बताना है, तो देखिए ये हो जाएंगे 1, 3 और 4, यानी दूसरा वाला जो है गलत है। आगे बढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर डी सही था। तो लोकसभा में लोकपाल विधेयक 4 अगस्त 2011 को तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री वी नारायण स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात इसे संसद की कार्मिक लोक शिकायत तथा विधि एवं न्याय पर अस्थायी समिति के पास भेजा गया। सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमज़ोर माना गया था। अतः दिए गए कथनों में 1 से 1, 3, 4 सही है, दूसरा वाला गलत है। उल्लेखनीय है कि बाद में लोकपाल व लोकायुक्त संबंधित विधेयक लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के रूप में 1 जनवरी 2014 से कानून का रूप ले चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आता है लोकपाल बिल का मसौदा आलेख तैयार करने हेतु पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधियों में सम्मिलित हैं। तो हमें बताना है कौन कौन सम्मिलित है। तो देखिए यहाँ पर है अन्ना हजारे सबसे पहले प्रमुख थे, उसके बाद आते हैं प्रशांत जोशी नहीं थे, और संतोष हेगड़े ये थे, किरण बेदी तो ये नहीं थी, शांति भूषण तो ये भी थे। तो इस प्रकार हो जाएगा 1, 3, 5, ऑप्शन नंबर डी। नागरिक समाज की ओर से लोकपाल बिल का मसौदा आलेख तैयार करने वाली समिति ने 5 सदस्य थे, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, शांति भूषण, एन संतोष हेगड़े एवं प्रशांत भूषण। देखिए अन्ना केजरीवाल यहीं पे आए थे। क्वेश्चन नंबर 10 आता है निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो यह हुआ था महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम, वही सेम क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का हो जाएगा। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 12 उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसको करेगा? तो ये करता है राज्यपाल को, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त पदधारण अवधि, तो यह है 8 वर्ष का, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 14 है, दो 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला सर्वप्रथम राज्य। तो देखिए ये 2011 का है, तो ये है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है। तो देखिए अब ये इस समय के हिसाब से, प्रश्नकाल के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी रहा होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश और उड़ीसा था, लेकिन अब इसका ये बढ़ गया है दायरा, तो इसीलिए इसको स्टार लगा दिया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, नीचे नीचे दो वक्तव्य दिए गए जिसमें मतलब कथन और कार्य वाला क्वेश्चन है। तो कथन है, अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संदर्भ में परिभाषा नहीं दी गई है क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय है, और ऊपर दो वक्तव्यों में दिया गया, तो इसमें बताना है कौन सही है। तो देखिए दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक है, भारत सरकार ने 5 समुदायों तथा मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया है। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। तीसरा कथन है, भारत में सबसे छोटा धार्मिक समुदाय पारसी समुदाय है। चौथा कथन है, भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है। तो देखिए ये 2011 क्वेश्चन 2001 का क्वेश्चन है, लेकिन ये 1 और 4 इसमें सही है, 1 सही हो जाएगा और 4 नंबर सही हो जाएगा। ओके, लेकिन ये दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। तो और लेकिन इस समय के हिसाब से केवल एक ही कथन एक कथन होगा, सिर्फ केवल और केवल 4। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, बोरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। तो ये बनाई गई थी राजनेताओं द्वारा अपराधियों की साठगांठ के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, उस समिति का नाम बताया जिसे राजनीतिज्ञों अपराधियों के गठबंधन की जांच की रिपोर्ट दी गई थी। तो यह वही है, बोरा समिति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के प्रशासनिक एवं भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी। तो ये है रजमन्नार। क्वेश्चन नंबर है 21, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है। तो यह करता है उद्देशिका राज्य के। देखिए 2020 का क्वेश्चन है, तो सभी तीनों सही है, डीपीएसपी है और उद्देशिका है, मूल कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आता है, संयुक्त पेन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आता है, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था। तो यह अपनाया गया था 10 दिसंबर 1948 को। क्वेश्चन नंबर 23 है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो यह अनुच्छेद है 30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 10 दिसंबर मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानवाधिकार अवधारणा का प्रमुख बल है। तो यह हो जाएगा मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में से नहीं है। तो देखिए ये है स्वतंत्रता समानता। स्वतंत्रता समानता सही हो जाएगा, और जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार ये भी सही है, शिक्षा का अधिकार ये भी सही है, निजता का अधिकार इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही गलत है ऑप्शन, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसी द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है। तो ए है काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सार्वभौमिक घोषणा मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 1 से लेकर 21 के तक के उल्लेखित अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार, नागरिक एवं राजनीतिक मानव अधिकार समझा जाता है। अनुच्छेद 22 से 27 तक का उल्लेखित अधिकारों को द्वितीय पीढ़ी के मानव अधिकार, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मानव अधिकार माना जाता है। अनुच्छेद 23 में से का काम का अधिकार, अनुच्छेद 26 में शिक्षा का मानवाधिकार के रूप में शामिल है। अतः प्रश्न के
प्रश्न के काम का अधिकार व शिक्षा का अधिकार दोनों द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार हैं। तो इस प्रकार ए और कौन सा हटेगा, शिक्षा का अधिकार हटा दिया जाएगा, तो ए और बी को हटा देगा, सी और डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है, तो यह आता है दूसरी पीढ़ी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कथन एक है, शहर का अधिकार यानी कि एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र यूएन हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। दूसरा कथन है, शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने, रिक्लेम एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। कथन 3 है, शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा आयोग अथवा लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 और 3 सही है और पहला गलत है, शहर का अधिकार ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो इस प्रकार 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 को। तो क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर 1 है, 123 के अनुच्छेद 123 के अनुसार उसी में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो यह हुआ था 1993 में। क्वेश्चन नंबर 32 से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो देखिए ये ऑप्शन नंबर बी है, यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था, तो यह है मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊपरी सभी है। क्वेश्चन नंबर 34 से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवा की परिभाषा दी गई है, तो यह है धारा 2M में। क्वेश्चन नंबर 35 से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, तो यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य के सशस्त्र बल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है, तो देखिए लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा का सभापति नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गलत। देख लीजिए कौन कौन है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, न कि सभापति, सभापति उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है, प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा का सभापति नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आता है, कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है, तो देखिए ये भारत के विधि आयोग अध्यक्ष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 आता है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक निर्धारित करता है, ऑप्शन बी है, आयोग के सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक निर्धारित करते हैं, ऑप्शन सी है, सदस्य 5 वर्षों की दूसरी अवधि के पुनरुक्ति पात्र नहीं होता है, ऑप्शन डी है, अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन आगे से नियुक्ति के लिए अपात्र होता है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 1993 के अधिनियम में संशोधन कर मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो पहले हो कर दिया गया है। इसके अलावा अब अध्यक्ष एवं सदस्यों दोनों ही पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, जबकि पहले अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं था। इस कथन में ए बी सी सही नहीं है, जबकि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर न रह जाने पर भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा, अतः कथन डी सही है। संशोधन से पूर्व मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार अध्यक्ष पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पद धारित करता था, जबकि सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक आयु सीमा 70 वर्ष तक पद धारण करता था तथा 5 वर्ष की अवधि के पुनर्नियुक्ति का पात्र था। क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, तो यह होता है 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि ग्रहण की तारीख से होती है, तो ये होती है, देखिए 70 वर्ष का हो गया है। तो
ये हो जाएगा 5 वर्ष है या 70 वर्ष की प्राप्त कर लेने तक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर पहला कथन है, इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए। कथन 2 है, इसके प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थापना होनी चाहिए। तीसरा है कथन, इसकी शक्तियां केवल सिफारिश प्रकृति की है। और कथन 4 है, आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला की नियुक्ति आज्ञापरक है। तो देखिए इसका अगर हम लोग वर्तमान में देखा जाएगा तो इसका कथन इसमें 3 और 4 सही होगा, अब बाकी 1 और 2 गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका इसमें ऑप्शन है वो है ही नहीं, तो इसीलिए स्टार लगा दिया जाएगा इसमें। हाँ देखिए स्टार लगा दिया गया, इसीलिए इसमें नहीं है। 3 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न पर विचार कीजिए। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कथन दिया है और यहाँ पर कारण दिया है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, क्योंकि उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर जो भी पहले हो निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए गलत है, ए तथा आर दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 आता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस अध्यक्ष का बन सकता है। तो देखिए वो सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष होता है जो सेवानिवृत्त हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 45 से फिर से वैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु अधिकृत है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 47 से, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो ये की जाती है राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है तो राज्यपाल द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यपाल। देखिए और राज्यपाल है। क्वेश्चन नंबर 49 है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है। तो ये हो जाएगा राज्यपाल। बाकी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के प्रभारी, विधानसभा के अध्यक्ष सब हैं। क्वेश्चन नंबर 50 से, राज्य मानवाधिकार आयोग के आयोग में सदस्य के रूप में हाई कोर्ट का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 51 है, राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को मध्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है। तो ऑप्शन नंबर डी है, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 52 निम्न में से कौन सा एक राज्य का मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानवाधिकार उल्लंघन करने वाले राज्यों को सजा देना। बाकी मानवाधिकार को उल्लंघन की स्वेच्छा की जांच करना है, जेल को देखना है, किसी जेल को देखना, मानवाधिकारों की सुरक्षा का पुनर्वलोकन करना है, सब है, लेकिन सजा देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो यह करता है राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, लोक सेवक। क्वेश्चन नंबर 55, मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है या कर सकती है, जो कम से कम कितने, तो ये हो जाता है ऑप्शन डी, 7 वर्षों का प्रैक्टिस कर चुका। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 175, धारा 178, 179, 180 और या 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है। तो ये सिविल न्यायालय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57 है, सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से भी या किसी अर्जित की प्राप्ति पर होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मानव अधिकार आयोग। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 का। बाकी अंतर राज्य परिषद 1990 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है, संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी रिपोर्ट अनुशासनात्मक प्रकृति की होती है, सही है, और इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई है, गलत है। इसकी अध्यक्षता जस्टिस M.N. वेंकट चलैया कर रहे हैं, ये सही है। ऑप्शन 4 भी गलत है, तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3 सही है।
क्वेश्चन नंबर 62 संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, इसके अध्यक्ष तो यह है MN वेंकटचलैया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह प्रधानमंत्री को बनाया गया था, लेकिन अब ये कौन है? तो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठन 1974 में किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा तथा केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव, संस्थानों का प्रशासन के ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्ति को इसका अध्यक्ष नामित किया जाएगा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष शिवदास मीणा 18 मई 2020 से हैं। क्वेश्चन नंबर 64 स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया वह था, तो वह है ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों की अग्रता। क्वेश्चन ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी है, संस्थानम समिति, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपनियम से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो देखिए ये दो भ्रष्टाचार निवारक 1985, प्रवर्तन निदेशालय 2000, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 सही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 सही है, तो सी और डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अक्षुण विश्वासों विवाद का सूत्रपात किया है कि गठित करने वाले थे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 है मंडल आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो यह है 1980 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन है वर्ष 1990 में ST/SC राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार और अनुसूचित जाति एवं जाति के अत्याचार के कारण नहीं है, तो यह ऑप्शन नंबर डी धार्मिक कारण नहीं है, बाकी भूमि निर्वसन, बंधुआ मजदूरी, ऋणग्रस्तता है। क्वेश्चन नंबर 71 है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन ए है 315 में। क्वेश्चन नंबर 72 है भारत के संघ लोक सेवा आयोग के निम्न से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, संघ लोक सेवा आयोग के नियामक संगठन है, वैधानिक संगठन है, तो ये संवैधानिक संगठन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 75 है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकती है, तो यह सी हो जाएगा, ए और बी दोनों है, यदि संबंधित राज्य संबंध में करार करते हैं और यदि संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 76 विषय विकल्प चुने, दो अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो यह करता है भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो यह ऑप्शन नंबर सी है, मुख्यमंत्री द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78 है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी है, राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79 है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य को हटाया जा सकता है, तो ऑप्शन सी है 1917। क्वेश्चन नंबर 80 है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, तो क्वेश्चन ऑप्शन सी है सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, पहले सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा उसके बाद राष्ट्रपति हटाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने के संसद की कोई भूमिका नहीं होती है, तो यह है केवल UPSC को नहीं हटा सकता है, बाकी सबको हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 82 निम्न में से किस मामले में UPSC आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है, तो यह है सिविल सेवाओं के हस्तांतरण पर बस, और बाकी पे लिया जाता है, यानी कि सिविल सेवा की भर्ती के लिए पद्धति पर, सिविल सेवाओं की नियुक्ति के अनुसरण के लिए किए जाने वाले सिद्धांतों पर, सिविल सेवाओं में प्रोन्नति एवं सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर। क्वेश्चन नंबर 83 है किस राज्य में लोक सेवा आयोग के कार्यों के निम्नलिखित में से किस एक अनुमोदन के से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 84 है संघ लोक सेवा आयोग की राज्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है, तो ऑप्शन डी है, राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संतुष्टि पर। क्वेश्चन नंबर 85 है उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86 है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं, तो यह ऑप्शन नंबर बी है, राज्य की संचित निधि पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 87 राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो यह करता है राज्यपाल के समक्ष, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वह कौन सा था, तो ऑप्शन सी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा और 96C अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 89 है किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 धारा 118 के 3 के तहत। क्वेश्चन नंबर 90 है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था, तो ऑप्शन बी है, रोज ब्यूथी।
क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लिखित करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 310। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन बी है 2004। तो देखिए इस प्रकार यह समाप्त होता है और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अस्थायी विशेष प्रावधान। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। देखिए हम लोग बहुत लंबा वीडियो बना दिए हैं, इसमें हम लोग चेक भी कर रहे थे और बहुत स्लो भी बोला गया है और लास्ट में बहुत तेज़ी से बोला गया है। तो अगर आप लोग इसको थोड़ा सा 2x पर पहले और लास्ट में थोड़ा इसको कम कर लीजिएगा और देखिए ध्यान से पढ़िए इसको, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पढ़ना इसको। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अगले धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।